हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स पार्ट का एक बहुत ही इमेजिंग चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एंड यू नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि सीख पाएंगे अभी कि हम बात कर रहे होंगे फिजिक्स के चैप्टर फिजिक्स में जो 12 चैप्टर होगा हमारी एनसीईआरटी बुक का, इलेक्ट्रिसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इस चैप्टर को बताने से पहले आपको फिजिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फिजिक्स है ये भी साइंस की एक ब्रांच है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। और फिजिक्स में डियर स्टूडेंट्स आप क्या सीख रहे होते हैं? क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा यही होता है कि आप फिजिक्स में क्या सीख रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर। यहाँ पर हम नेचर के इमेजिंग फिनोमेना को सीखते हैं और नेचर के इमेजिंग फिनोमेना को सीखने के लिए हमें ज़रूरत होती है इमेजिनेशन की। मीन्स हमारे अंदर अगर इमेजिनेशन डेवलप होता है, नेचर में जो भी घटनाएं इवेंट्स होती हैं उनको समझने के लिए यदि आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मतलब टू नो मीन्स जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको कोई चीज़ बताई जाए तो इमेजिनेशन करें। मीन्स उसको अपने आप सोचने का प्रयास करें कि हाँ ऐसा होता होगा। और कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो आपको दिखाए जाते हैं। तो छोटे मोटे जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं, जितने आप यूजुअली अपने एट होम पे कर सकते हैं, तो उनको आप करें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज होता है, और इस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी मानव सभ्यता है ये भी, इसके विकास में भी सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का ही रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपसे कोई कह दे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हो, क्या डेफिनेशन दे पा रहे हो? तो डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअल में ये हमें ये बताती है कि जब किसी मटेरियल में या किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो करना या चार्ज का प्रेजेंट होना। मीन्स जब किसी मटेरियल में या हम ये कहें कि किसी कंडक्टर में जब चार्ज उपस्थित होता है या पाया जाता है और फ्लो करता है उसी के अंदर, मीन्स कंडक्टर के अंदर, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स यदि हम इसको डिफाइन करें तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने मैंने पहले से ही राइट किया हुआ है, इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज का फ्लो करना या चार्ज का प्रेजेंट होना, कहां पर? किसी मटेरियल या कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि सुना, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया इसको जब हमने डिफाइन किया तो यहां पर आपके सामने एक वर्ड आया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर, चार्ज। आप जैसा देख पा रहे हैं यहां पर ये दिया गया है चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी यदि चार्ज पे ही डिपेंड कर रही है तो फिर हम चार्ज को क्यों ना बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम चार्ज के कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली चार्ज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि चार्ज के मैं पहले पॉइंट को डिस्कस करूं तो इट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है आपका, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। मीन्स जो चार्ज है, जो चार्ज है वो आपके पास जो भी एटम होता है उसी का एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितने भी
चार्जेस आप पढ़ेंगे अभी आगे चल के, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी समझेंगे, हालांकि ये चीज़ें आपको केमिस्ट्री में डीपली समझाई जाती हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो एटम होता है, जो एलिमेंट होता है वो एटम से बन के मिल रहा होता है, और जो एटम होता है वो बेसिकली मेड अप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो आपके बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे अभी कि जो एटम होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना होता है, और यहाँ पर चार्ज को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, इट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट की ओर चलें तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया जाता है, आप जैसे बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में दिखाया जाता है कि चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स चार्ज हमारा 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मीन्स सेकेंड पॉइंट आप यहाँ से नोट्स में आप अपने बनाइए, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, जब हमने ये सीख लिया कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पर एक और अपनी नई प्रॉपर्टी आ जाती है इसी बात को प्रेजेंट करने के लिए कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। मीन्स जैसे मेरे पास एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, अब यदि मैं इसे सेम चार्ज मान के चलूं, ये तो चार्ज है, सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, मीन्स दूर की ओर भाग रहे होंगे। ओके, लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। मीन्स जो आपके सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं, बट अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन जो लाइक चार्जेस होंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स आपके पास प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो यदि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, इसमें इस तरफ और इसमें इस तरफ। मीन्स ये इसका, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा बाहर की ओर इस डायरेक्शन में, और ये प्लस चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा होता बाहर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, रिपल्सन प्रोड्यूस हुआ, रिपल्सन। ओके, बट इफ अ प्लस चार्ज एंड अ माइनस चार्ज, यदि हम ये कह दें कि यहाँ पर हमने अपोजिट चार्ज ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, जबकि जो आपका, सॉरी यहाँ पर सिंबल आप चेंज कर दें थोड़ा सा, ऐसे कर दें आप, प्लस प्लस, यहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन, और प्लस माइनस है तो क्या होगा यहां पर आपके पास में, अट्रैक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं ये कह दूं कि माइनस माइनस है, तो यहाँ पे भी ये कैसे चार्जेस हो गए, लाइक चार्ज हो गए, मींस प्लस प्लस है, और यहाँ पे देखते तो माइनस माइनस है, तो ये भी लाइक चार्जेस हो गए। तो जो भी लाइक चार्जेस होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे भी रिपल्सन फोर्स ही लग रहा होगा। और यदि मैं माइनस प्लस की बात करूं, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब यदि मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं, तो आपके पास जो अगला पॉइंट होता है, वो पॉइंट आपसे कह रहा होता है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। मींस जो आपका चार्ज है, इसकी एसआई यूनिट की यदि मैं बात करूं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी से, और जो आपका एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, जिसको सी से आप सिंबॉलिक होता है, मतलब आप यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बट क्यों जो आपका चार्ज होगा कूलम्ब का ये सिंबल है। ओके, ये सिंबल कूलम्ब का है, मींस यूनिट का है। जैसे आपके पास चार्ज है, तो मान लो हमने लिख दिया 10 कूलम्ब या 25 कूलम्ब, तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर हमने ये चार्ज रखा हुआ है। लेकिन यदि मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज की, तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो आपका Q होता है। ओके, जो आपका Q होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा चार्ज को। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं यहाँ पर आपने सीखा कि जो चार्ज होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, और जो आपका चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर अगला पॉइंट आपने सीखा कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव मींस लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलॉम व्हिच इज रिप्रेजेंट सी। कूलॉम को मींस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका चार्ज आएगा तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का आप यूज करते हैं, जिस अल्फाबेट का यूज करते हैं वो आपके पास होता है कैपिटल अल्फाबेट मींस Q। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और आगे हम ये देखते हैं कि ये कई बार क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इधर और ये सीखते हैं कि आप ये समझते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स वो सभी के सभी फॉर्म किससे मिलकर, एटम से। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी किससे मिलकर बनते हैं, एटम से। और जो एटम होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, बेसिक जो आपके पास फंडामेंटल चार्जेस होते हैं, या बेसिक आपके पास जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स आप जैसा कि समझते होंगे, आपने सीखा भी होगा, शायद सुना होगा ये वैल्यू क्लास 9 में, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने आप में एक वैल्यू रखता है अपने चार्ज की, जिसकी वैल्यू होती है, यहां पर इसको रफ कर दें, आप इतना समझ गए होंगे, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इज इक्वल -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ओके, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो अपना चार्ज होता है वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम। तो यदि आपसे बात की जाए कि सर व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो सेम चार्ज होता है, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये चार्ज पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। और जो आपके पास में न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, मींस नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी वजह से कहा जाता है कि अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी कंडक्टर होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मींस इक्विलिब्रियम स्टेट में मींस अपनी साम्य अवस्था में, अपनी स्वयं की अवस्था में कोई भी चीज अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। उसमें चार्ज आने का एक प्रोसेस होता है जिसको अभी हम आगे सीखेंगे कि चार्ज किसी चीज में कब आ जाता है। तो चार्ज आने की कई कंडीशनें आएंगी, कभी हम एक दूसरे को रफ कर रहे होंगे तो जो बेसिक आपको बात बताई गई चार्ज की, तो वो यही बताएगी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप रफ करते हैं तो कोई एक चीज में चार्ज आता है और कोई दूसरी चीज से चार्ज निकल जाता है और किसी चीज में आ जाता है। तो इस चीज को तो अभी हम सीखेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उससे पहले आप ये सीखें कि जो आपसे पूछा जाता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और यहाँ पर यदि प्रोटॉन की बात की जाए तो 1 प्रोटॉन चार्ज रखता है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और यदि न्यूट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। आपसे कहा जाएगा कि आप ये बताइए कि इतने पॉइंट तो आप समझ गए, तो आपका लास्ट पॉइंट क्या आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स हियर वी, यहां पर आप लास्ट पॉइंट सीख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब आपसे ये कह दिया जाएगा कि आप ये बताइए
कि 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिकली रिलेशन बनाया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के, चार्ज को लेकर के, और किसको लेकर के, जो आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इन तीनों का जो इंटर रिलेशन है वो मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसको हम कहते हैं Q इज इक्वल एन। इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर n क्या है, n आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकती है पॉजिटिवली, ओके, नेचुरल नंबर तो मीन्स पॉजिटिव ही होंगे सारे। अब यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आगे चल के बेटा जब आगे की क्लास आपकी आएगी 11th 12th में, तो आप पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वहां पे आपको यही चीज बताई जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जब ट्रांसफर हो रहा होता है वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल और वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, तो वहां पे क्या हो रहा होता है कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर करता है अपने इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, मींस या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं, थोड़ा सा मैं हटने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ से और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि सपोज करता हूं मेरे पास एक एटम होता है सोडियम का और एक होता है क्लोरीन का। You know very well that the atomic number of sodium is 11 and the atomic number of chlorine is 17. Okay. So if we here write electronic configuration, then you watch here, आपके पास यहाँ पर 2 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, और यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो आपके पास आ रहा होगा 2 8 7। अब आपको केमिस्ट्री में बताया जाता है, आपने सीखा होगा कि देखो यहाँ पर इसको अपने आप को अपनी क्लास को फुलफिल करने के लिए यदि मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो स्ट्रक्चर तो देखो ऐसे बनता है इसका, इस तरह से। पहली सेल हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, दूसरी सेल हो गई जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, और तीसरी वाली जो आ रही है उसमें कितने रह पाएंगे, 8 उसमें भी आ जाएंगे। लेकिन 8 लास्ट वाले में तो दिया बन ही गया है। यहाँ पे देखें लास्ट मोस्ट जो आउटर सेल है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फुलफिल, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और तीसरे में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, शेयरिंग होगी। यहां पर आपने सीखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास आ जाएगा, क्लोरीन के पास, और जैसे क्लोरीन के पास आ जाएगा तो यहाँ पर देखो जितने इलेक्ट्रॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। बट यहाँ पर आपको शायद एक जानकारी और दे दूं कि कोई भी एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, मीन्स बिल्कुल बराबर होते हैं। और यही वजह होती है कि कोई भी कंडक्टर, एटम और एलिमेंट सारे के सारे सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पर जब शेयरिंग हो जाएगी, ये अपने आप की ऑर्बिट को फुलफिल कर रहा है, ये अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 आ रहे होंगे, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और प्रोटॉन तो आपके पास कितने हो गए, 11 ही है। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देगा, नेग्लाइजेबल कर देगा, बट 1 प्रोटॉन का चार्ज आपके पास आ जाएगा, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसी वजह से इसे लास्ट में फिर कैसा लिख दिया जाता है, Na+। और यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 17 थे, बट 1 शेयरिंग जब हुई सोडियम से लिया गया तो यहाँ पर 18 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हो गए, 18, और प्रोटॉन कितने थे, 17। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे, और आपके पास क्या बच रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच रहा होगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच रहा होगा मीन्स ये इस क्लोरीन पर एक्सेस होगा, मीन्स बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो बढ़ा वो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स में बात क्या कर रहा था, बात कहाँ से हमने स्टार्ट की थी, Q इज इक्वल N से। हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज।
1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहां से मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर दी और इतना आगे चला गया। तो आप देखते जाए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने जो कोशिश की उसका मीन क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है तो वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो 1 से मतलब 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, 1.4 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत समय पहले आपको ये भी बताया गया था जो एटम होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक, विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी पार्टिकल। जो आपका एटम होता है वो स्वयं ही इतना छोटा होता है कि उसको हम आगे और भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ तो फिर हम एटम के भी अंदर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, किसकी, जो आपके पास में फंडामेंटल चार्जेस होते हैं, बेसिक पार्टिकल्स होते हैं चार्जेस के इलेक्ट्रॉन की, तो वो कैसे टूट सकता है। मींस ऐसा कभी भी एक फ्रैक्शन पे नहीं आ सकता, पॉइंट पे नहीं आ सकता, ट्रांसफर नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और हमें ये पता चल गया कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 या 5 या 6 या 7, और ऐसे ऐसे करके n आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम चार्ज कह सकते हैं। ओके, तो अब यदि हमें यहाँ पर ये निकालना हो कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो निकालने के लिए आप सीखें। और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इसको आप जरूर लर्न करें और इसका तरीका भी सीखें कि ये कैसे आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप लिखेंगे, जितने भी पॉइंट यहाँ पर हमने राइट किए हुए थे उन सभी को आप मीन्स जरूर नोट्स में पूरा का पूरा राइट करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो आप देखें कि डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18। बट हाउ, मीन्स कैसे आया, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जब आप देखें कि जो हमें वैल्यू दी गई है चार्ज की, ये किसका सिंबल है बेटा, चार्ज का, ये चार्ज का सिंबल है। और चार्ज का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो मैंने बताया कूलम्ब, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो यहाँ पर देखें कि कूलम्ब 1 कूलम्ब में तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम्ब। एंड आपसे ही तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर E की बात करें तो आपको पता होता है कि E कितना होता है हमारा, -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये सीखें कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब आपने लिख दिया तो मीन्स वो निगेटिव चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आप देखिए जैसे फार्मूला लगाएंगे, हमें n निकालना था तो n को हम यहीं रखते हैं, और E को जब हम ट्रांसफर करेंगे Q अपॉन E आएगा, मीन्स n इज इक्वल Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन से हम समझेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे आपके पास में एक जीरो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एक जीरो ऐसे कर दिया। अब यहाँ से 10⁻19 न्यूमरेटर में जाएंगी, तो यहाँ पर 10⁻19 है, ये कर दिया, अपॉन कितना है 16, और ये नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कूलम्ब और यहाँ पे भी क्या था कूलम्ब, तो कूलम्ब कूलम्ब कैंसिल आउट होगा, इस बात को भी ध्यान देना। आप देखें आगे कि n इज इक्वल, ये 10 है, ठीक है, रख दिया। आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फास्ट, तो आप तो फास्ट करेंगे, बट आपको बताने के लिए मैं स्लोली स्लोली बता रहा हूँ। यहाँ पे एक 10 और बाहर निकालो, एक 10 और बाहर निकालो, एक 10 और बाहर निकालो। हमने यहाँ से एक 10 तो आपका पहले दिया गया था और हमने 3 10 इससे ही बाहर निकाल दिए, तो लास्ट में आपके पास क्या बचा 10⁻16 अपॉन 16। अब आप देखें ध्यान से कि 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, और ये कैंसिल 5 5 25, 5 5 25, 25 5 25, 25 into 25 आपका कितना होता है डिवीजन 6 to 5 into 10⁻16, और n इज इक्वल, यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएं और यहाँ पर 10 की पावर को रेज करें, तो 2 पॉइंट हम खिसक के इधर आ गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 80 मीन्स 2 आपके 10 की पावर रेज हो गई, तो यहाँ पर कितना हो गया 80।
तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में वो कितने आ गए, n इज 6.25 × 10⁻18। बट आपको याद रखना है कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वहां पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है ऐसा, और ये कैसा है, नियरली है, ये वैल्यू आपकी नियरली वैल्यू दी गई है। तो इस नियरली वैल्यू का यूज करें या आप एग्जैक्ट वैल्यू का यूज कर सकते हैं आपके जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि जो आप चैप्टर अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो वहाँ पर जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की, तो वहाँ पर आप ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। यहाँ पर अभी हमने बात की इलेक्ट्रिसिटी की, इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, एंड फिर हमने वन बाय वन वी स्टडीड अबाउट 6 पॉइंट्स ऑफ द चार्ज के हमने 5 और 6 पॉइंट को स्टडी किया होगा। और यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो कूलम्ब होती है। चार्ज को रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, कैपिटल क्यू से, और जो कूलम्ब होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, सॉरी कैपिटल सी से। और दूसरी बात आ गई आपके पास में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने सीखा -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, मींस +1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। और जो आपके पास न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, मींस एनी नो चार्ज ऑफ इट, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले हमारे कौन से पॉइंट्स होंगे इस चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। बेस्ड ऑन चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड टू पार्ट्स। ओके, देखिए आप, चार्ज के लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूं कि आपने जैसा सीखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस बात पे मोस्टली डिपेंड कर रही है, चार्ज पर। तो चार्ज की बातें तो आपने पढ़ ली कि ये चीजें चार्ज की होती हैं। अब हमें ये भी तो समझना है कि चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हमें आगे लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब पहला पार्ट कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तो ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिसिटी पहले तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जहां पे पहला पार्ट होगा आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो दूसरा होगा आपका वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो पहला आ रहा है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो दूसरा आ रहा है वो आपका आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो हमारा 10th क्लास है इसमें हमें मोस्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीखें तो इसको हम छोड़ दें, थोड़ा सा नॉलेज तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी लेंगे। और इसको डिवाइड किसके आधार पर किया जा रहा है, चार्ज के बेसिस पे। चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड वन आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग 6th क्लास में होते थे या 7th क्लास में होते थे तो हमारे स्कूल टीचर्स हमें सिखाते थे, या घर में भी कभी हमने ऐसे हमारे बड़े भैया या बड़ी दीदी ने हमें भी सिखाया है कि जब कभी हम कोई स्केल लेते हैं और उसको अपने हेयर से रब कर रहे होते हैं, और इसके बाद में फिर हम क्या करते थे कि जो आपके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनको हम या किसी भी चीज के छोटे छोटे तिनके को उससे अट्रैक्ट करवाया करते थे, मीन्स एक तरह से खेलते थे। यहाँ पर ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। सीखिएगा कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये, इसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो फ्लो नहीं कर रहा होता है, मीन्स चार्ज जो होता है वो फ्लो नहीं कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होता है।
एक ही जगह पर रुका हुआ होता है। और जब एक ही जगह पर रुका हुआ होता है तो जो अट्रैक्शन वाली क्वालिटी आ जाती है वो एक ही जगह पे आ जाती है, दूसरी जगह पे नहीं आ पाती है। और इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने अभी के अभी दिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके पास में यहाँ पे मान लो एक स्केल है इस तरह से, और इसको लिया आपने रब कर दिया हेयर से, और रब करने के बाद में बहुत छोटे छोटे से तिनके और कागज के टुकड़े आपने लिए और उसको उसके चार्ज के पास लेके गए। सपोज दैट ये मान लो कि जब हमने जहां से रब किया तो वो आपका ये वाला पार्ट था इतना, तो जो चार्ज होगा वो सिर्फ यही होगा, मीन्स यहाँ पर कहीं नहीं होगा। तो ऐसा फेनोमेना, ऐसा कोई वर्क आप कर रहे हैं जिसमें जो चार्ज है वो स्टैटिक है, मीन्स रुक गया है, स्थिर हो गया है, बढ़ नहीं रहा है इधर उधर, ऐसे चार्ज को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे कि मैं इसका एक आपको एग्जांपल अभी मीन्स एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास अभी स्केल तो है और मैं छोटे छोटे कागज के टुकड़े का भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास कागज के टुकड़े लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, ओ सॉरी, तो डियर स्टूडेंट्स अभी एक्सपेरिमेंट होगा, आपके सामने ही होगा। आप देखें यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे समझ सकते हैं। ओ ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाइंड, आपके जो टुकड़े हैं ये पहले से ही उछल कूद कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मैं इसको रब कर रहा हूं और देखें आप, आई होप आप देख पाए होंगे। देखिए आपके पास एक ये छोटा सा पार्टिकल अभी यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ है और इसी के साथ लगा हुआ है, स्केल के साथ लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जैसे मैंने इसको यहाँ से रब किया और इसको मैं अट्रैक्ट कराना चाहूँ यहाँ से ऐसे, तो नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज तो आपका यहीं पे है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट यदि मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि हमें आगे लेके जाएगा, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मेटेलिक वायर होता है, एक कंडक्टर है या मेटेलिक वायर है। सपोज मैंने कोई मेटेलिक वायर लिया, ये आपके पास कोई मेटेलिक वायर है इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो मेटेलिक वायर होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहे होते हैं। जो आपका ये वायर है, मेटेलिक वायर मींस मेटल का वायर, और मैं कह दूं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें करंट इजीली फ्लो कर जाए, मींस फ्लो करे, चार्ज फ्लो करे एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है एक मेटेलिक वायर का, और जो मेटेलिक वायर होते हैं मींस जो मेटल होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पाए तो जाते हैं, लेकिन जिस समय पर ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि एक कंडीशन ये थी कि जब चार्ज अपनी ही जगह पे रखा हुआ था, इसको हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला, और जब कोई मेटेलिक वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि जब किसी कंडक्टर या किसी मेटेलिक वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहे होते हैं, तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं इस चीज को, आप नोट्स भी बना सकते हैं।
व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप यदि नोट्स बनाए तो सुन के ही बना लें, व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ मेटेलिक वायर and the free electrons move a specific direction is called current electricity. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं करंट। अब यहाँ से आपके मतलब सोचने की जो थॉट प्रोसेस होगा यहाँ से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ये पॉइंट आता है कि व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट, करंट क्या होता है। तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में पॉइंट आया करंट का, व्हाट इज द करंट। तो डियर स्टूडेंट्स जो करंट होता है ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। आपने सीखा कि यहाँ पर जो आपके पास मेटेलिक वायर था, जो आपके पास मेटेलिक वायर था, यहाँ पे क्या हो रहा था, इस मेटेलिक वायर में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूवमेंट कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, जिनको हम चार्ज बोलते हैं। तो यही क्या हुआ, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ। करंट की डेफिनेशन कैसे दें, तो यहां पर लिखिएगा इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मींस एक सेकेंड में जितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, या हम ये कह दें कि एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, बहता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ओके, तो इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखने की कोशिश करें। आप देखिए यहाँ पर कि डियर स्टूडेंट्स जो करंट है तो इसका जो सिंबल दिया गया है वो है आई, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल आई। और आप समझते हैं कि पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो हमने डिवाइड लगा दिया। टाइम तो टाइम आया, चार्ज तो चार्ज आया। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कि आपके पास यहां पर जो मैथमेटिकली फार्मूला आया करंट का वो क्या आ गया, I इज इक्वल Q अपॉन T। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे भी तो रख सकते हैं, Q इज इक्वल IT। तो देखिए आपके पास चार्ज की डेफिनेशन यहां से भी मिल रही है। ओके, Q इज इक्वल आपने यानी भी पढ़ा हुआ था, यहां पर Q इज इक्वल IT भी आपने देख लिया। ओके, ये रिलेशन किसका किसका है, चार्ज, करंट एंड टाइम का। जबकि वो रिलेशन किसका किसका था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का और नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज का, और इसके बाद में चार्ज का, इससे पहले वाला। और यहां पर आपने जो रिलेशन सीखा वो किसका है, I इज इक्वल Q अपॉन T मींस चार्ज, टाइम और करंट का। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं यदि बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो जो दूसरा पॉइंट आएगा, मान लीजिए आपका ए पॉइंट था, अब यहाँ पर जो बी पॉइंट लिख रहे हैं वो क्या है आपका कि इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। its SI unit is ampere which is represented कैपिटल A, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को कैपिटल A से। अच्छा, ये इसका SI यूनिट हो गया एम्पियर। अब दूसरी बात देखिए, पॉइंट सी पे जा रहे हैं हम लोग, और पॉइंट सी क्या है कि अगर ये कह दिया जाए आपसे कि आप ये बताओ कि जो आपके पास में वायर है उसमें बहुत ज्यादा करंट आ जाए, या आपके पास में कोई सर्किट है उसमें बहुत सारे एप्लायंसेस लगे हुए हैं, तो उसमें करंट का मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स करंट का मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है अमीटर। मींस इट इज measured by ammeter। इसको हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम दो पॉइंट और सीखने की कोशिश करेंगे कि आपने जैसे देखा
कि जो आपके पास में करंट है उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, मींस एक लेवल का यूनिट। ओके, लेकिन यदि मैं बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट की बात करूं तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो यहां पर दो तरह के आपके मेजरमेंट मींस यूनिट्स आएंगे। एक आपका होगा मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, और दूसरा होगा माइक्रो एम्पियर। एक आपका आया मिली एम्पियर और दूसरा आया माइक्रो एम्पियर। अब यदि मैं बात करूं कि जो मिली एम्पियर होता है इसकी एम्पियर में वैल्यू क्या होती है, अभी आपका जो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम हुआ है सीबीएसई का, वहां पर आपके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ मैनी एम्पियर इन 1 मिली एम्पियर, हाउ मैनी एम्पियर इन 1 मिली एम्पियर, मतलब एक एम्पियर में, एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास में एम्पियर मिली एम्पियर होता है, इसको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ इस जगह पर, या ऊपर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, कि 1 एम्पियर जो मिली एम्पियर जो होता है, मिली एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन आपका ये होता है मींस स्मॉल एम कैपिटल ए इज इक्वल 10 to the power means 1 milliampere is equal 10 to the power minus 3 ampere. Then 1 ampere is equal 10 to the power 3 milliampere. ये वैल्यू आप जरूर लर्न कर लेंगे। अब यदि मैं माइक्रो एम्पियर में आ जाऊं, ओके, तो आपको मैं बता रहा हूं 1 माइक्रो एम्पियर, जो माइक्रो एम्पियर होता है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ए से। ये आपका म्यू का सिंबल होता है, इस तरह से बनाते हैं ऐसे। ओके, तो इसको मिली एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट आपका कौन सा आ रहा है। तो अगला पॉइंट आपका आने वाला है अभी, कि जैसा कि आपने देखा कि इट इज मेजर्ड बाय एमीटर। तो अब कोई कह रहे कि सर व्हाट इज द सिंबल ऑफ एमीटर, एमीटर कैसे हम समझ पाएंगे एमीटर है। तो आप देखिए, यदि मैं एमीटर के लिए 2 पॉइंट रखना चाहूं, एमीटर के लिए मैं 2 पॉइंट रख रहा हूं यहां पर, कि जो एमीटर होता है इट हैज लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये वर्ड रेसिस्टेंस आया, इसको हम आगे चल के स्टडी करेंगे, हमारे चैप्टर में ये काफी आगे दिया गया है, तो हम वहां पे चल के इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर आपको लर्न रखना है कि जो एमीटर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है, बहुत ही कम होता है। और सेकेंड आपका जो आ रहा है पॉइंट, तो वो ये आ रहा है कि इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी कभी एमीटर को सर्किट में करंट मेजर करने के लिए या सर्किट में लगे एप्लायंसेस में जाने वाले करंट को मेजर करने के लिए इसको लगाया जाएगा एमीटर को, तो हमेशा इसको इन सीरीज में मींस सीरीज में ही कनेक्ट किया जाएगा। अब कैसे सर, सिंबल क्या है, तो देखिए एमीटर के लिए आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएं, उसके अंदर कैपिटल ए बना दें और एक वायर दिखा दें। इस एमीटर का एक सिरा कैसा होगा, पॉजिटिव, और एक सिरा कैसा होगा, नेगेटिव। ये आपका कंप्लीट सिंबल है एमीटर का। ओके, तो सर इसको कनेक्ट करने के लिए एक सर्किट बना के भी बता दीजिए। तो देखो, यदि मैं एक हाइपोथेटिकल सर्किट डायग्राम बनाना चाहूं, तो आप देखिए कि सपोज हमारे पास एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे मान लो हमने बल्ब लगा दिया इस तरह से, यहाँ पर आपकी क्यू हो गई, और देखते जाइए आप समझते हैं कि यहाँ पर
आपका एक सर्किट है जहां पर ये एक एप्लायंसेस है, मींस एक यंत्र है, बल्ब है जो कि जल रहा है, करंट है इसमें। तो यहां पर क्या करना है, आपको एमीटर कनेक्ट कराना है। कैसे? एप्लायंसेस के सीरीज में। और दूसरी बात कि जिस तरफ बैटरी का प्लस होगा उसी तरफ एमीटर का प्लस होगा, जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव होगा उसी तरफ एमीटर का नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सर्किट में जो एमीटर होता है उसको कनेक्ट करने का, जोड़ने का जो वे होता है वो इन सीरीज होता है, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम आगे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, वो बहुत ही कम होता है। और जब हम एमीटर को बैटरी में कनेक्ट कराते हैं, ये सर्किट में कनेक्ट कराते हैं, तो जो एप्लायंसेस होते हैं उनके सीरीज में ही इसको कनेक्ट किया जाता है, और बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है उसी प्लस टर्मिनल की तरफ एमीटर का भी प्लस टर्मिनल होता है, और जो एमीटर का माइनस टर्मिनल होता है, मींस माइनस साइन होता है, माइनस सिरा होता है, वो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतनी बात जरूर समझ आई होगी। अब आप आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने तो बताया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, किसी भी मेटेलिक वायर में, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जब मूव कर रहे होते हैं तो हम करंट को कहते हैं कि यहाँ पे करंट चल रहा है। बट ये क्या जरूरी है कि जो भी आपके मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में पाए जाने वाले जितने भी मेटेलिक वायर होते हैं या कंडक्टर होते हैं, उन सब के अंदर क्या जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर यही चीज तो हमें सीखनी है बहुत ध्यान से। ओके, कैसे देखें हम। एक्चुअली होता क्या है कि जो मेटेलिक वायर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये कभी भी अपने ही आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मोशन नहीं करते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में इनको लाना पड़ता है। ओके, अभी क्या है कि ये रैंडम मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन है। मान लो ये इधर जा रहा है, 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 ये इसकी रैंडम मोशन हो गई, ठीक है। बट इसकी स्पेसिफिक मोशन को लाने के लिए कि ये सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही आ जाए, तो इसके लिए आपको एक काम करना होता है, और वो काम क्या होता है तो आप आगे सीखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वो डिफरेंस जब यहाँ पे क्रिएट होता है तब ऐसा होने लगता है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही मूव करें, और जैसे ही स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो करंट आ जाता है। और मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उतना ही ज्यादा आप देख पा रहे होंगे कि करंट का जो वेलोसिटी होगा वो भी उतना ही तेज होगा, मतलब बहुत फास्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके पास में ये एक मेटेलिक वायर है जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अपनी रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये अपनी रैंडम मोशन कर रहे हैं ऐसे। बट डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें इस बात को, अभी कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दें, आप ऐसे देखें। यहां पे मैं तो बीकर ले रहा हूं, और आप देखिए कि यहां पर इसमें हमने वाटर मैं मान के चल रहा हूं, इसमें हमने वाटर फिलअप किया है, और इसमें क्या है, वाटर। डियर स्टूडेंट्स, आप हमें ये बताइए कि यदि दो आपके पास ऐसे कंटेनर होते हैं, तो पहले कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में यदि वाटर का जो लेवल है वो सेम हो, मींस यहां से यहां तक इसमें भी, यहां से यहां तक इसमें भी, तो फिर जो वाटर है
जो वाटर है वो किस में जाएगा, मतलब इस ए से बी में फ्लो करेगा या बी से ए में फ्लो करेगा। तो आपका कहना होगा सर ये कहीं फ्लो नहीं करेगा, तो हम कहेंगे क्यों नहीं फ्लो करेगा। तो आपका कहना होगा कि सर यहाँ पर जो इनका लेवल है, वाटर का लेवल है, मींस पोटेंशियल है, वो बराबर है, पोटेंशियल बराबर है और लेवल बराबर है, इस वजह से ये फ्लो नहीं करेगा इधर उधर। ओके, तो सिचुएशन सेम है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जितना चार्ज इसमें है उतना ही चार्ज इसमें है, उतना ही चार्ज इसमें है, उतना ही चार्ज इसमें है। मींस जो आपके पास में मेटल वायर है इसमें चार्ज की वैल्यू सेम आ रही है। तो जब वैल्यू सेम आएगी डियर स्टूडेंट्स, तो ये अपने आप ही अपने आप को कैसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे लेके आ पाएगा, नहीं ला पाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि इसी बात को फिर से हम इसी एग्जांपल से समझते हैं कि यदि मैं इस वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन कर दूं तो क्या होगा, मींस यदि मैं इस वाटर के लेवल को यहां तक लेके आ जाऊं, या मैं ऐसा कर दूं कि इसको तो फुल है, ये हमारे पास फुल है, और इसको मैं हाफ कर दूं, मींस यहां तक, इसमें आपके पास लेवल यहां तक है। तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जो डिफरेंस आया वो यहां से यहां तक डिफरेंस आ गया, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ड्यूरिंग द क्रिएटिंग डिफरेंस आप देखेंगे कि वाटर धीरे धीरे इसमें जाएगा। ओके, इट मींस जब यहां पे भी कोई ऐसा डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव करेंगे, तो अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या समझेंगे यहां पर, और जैसे जैसे देखें कि अभी आपको यहीं पे देखना है कि पोटेंशियल जब आपका डिफरेंस यहां से यहां तक था तो वाटर का फ्लो हुआ, लेकिन इसकी स्पीड जो जो आप मेजर करें वो आप रख लें, मान लो कि यहां पर के मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड ऐसे फ्लो करने की, लेकिन जैसे ही डिफरेंस को और बढ़ाएंगे तो जो स्पीड होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी, प्लस n मीटर पर सेकेंड मान लो और इंक्रीज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये भी समझिए कि जैसे जैसे हम यहाँ पर डिफरेंस को क्रिएट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो फ्लो ऑफ वाटर है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे तब यहाँ पर जो फ्लो का लेवल था, फ्लो करने का वे था, वो बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रही थी, जैसे जैसे डिफरेंस को क्रिएट कर रहे थे, ज्यादा डिफरेंस किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस किया, तो जो वाटर है वो बहुत स्पीड से आ रहा होगा दूसरे वाले में, और जैसे कम हो जाएगा तो वैसे स्पीड धीमी होती जाएगी। तो ऐसे ही देखिए डिस्टेंस कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इस तरह से कि किसी भी मेटेलिक वायर में करंट प्रोड्यूस कराने के लिए मींस सभी इलेक्ट्रॉनों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कराने के लिए आपको क्या करना होता है, एक बैटरी जोड़नी पड़ती है, एक बैटरी जोड़नी पड़ती है। सपोज मैंने ये बैटरी जोड़ दी, ये माइनस हुआ इसका और ये प्लस हुआ। अब आप यहां पर देखें कि प्रोसेस क्या होने वाला है, दूसरी एक और बात कि जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इसका फ्लो होगा, सर टाइम तक हुआ इसमें डिस्टेंस 1 मिनट में आपके लेक्चर का टाइम चेक कर रहा हूं, तब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। 53। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करेंगे और अगली क्लास लेके आएंगे, तो इसको हम यहीं से आगे लेके चलेंगे और पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। मीन्स ये जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसमें आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जितने भी आपकी मीन्स डेरिवेशनल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आप डियर स्टूडेंट्स इसको जरूर देखें और इसके प्रॉपर वे पर नोट्स भी तैयार करें जो आपके एग्जाम तक बहुत ही हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।